Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology classes. Guys, we started chapter 2nd Self and Personality, class 12th Psychology. In the last video, we have discussed the topic is psychodynamic approach Sigmund Freud. So today in this video, we will be discuss about the topic is post-Freudian approach. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is post-Freudian approaches. फ्रॉइड के साथ जो स्टूडेंट और थ्योरिस्ट काम कर रहे थे वो फ्रॉइड के काम से सेटिस्फाइड नहीं हुए, इसलिए उन्होंने फ्रॉइड के थ्योरी के बाद अपने न्यू कॉन्ट्रीब्यूशंस, न्यू थ्योरीज को उन्होंने डेवलप किया। इसलिए इसे पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस कहा जाता है। क्लियर? इसलिए पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस कहा जाता है। इनका कहना था कि फ्रॉइड की थ्योरी में ये बात की गई, वो सेक्स और एग्रेशन को लेकर ही बात करते हैं। ईगो क्या है और अदर फैक्टर्स पर वो इतना फोकस करते ही नहीं हैं। इनका कहना है कि ह्यूमंस में की क्वालिटीज़ भी होती है जिसे हमें समझना चाहिए, उनकी क्रिएटिविटी को समझना चाहिए, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी एबिलिटी है, हमें उनको भी समझना चाहिए। साथ ही साथ हमें समझना चाहिए कि ह्यूमन का कॉम्पिटेंस क्या है। क्लियर? तो इसीलिए उन्होंने फ्रॉइड के काम से वो सेटिस्फाइड ना होकर उन्होंने अपने न्यू थ्योरीज को स्टैब्लिश किया, न्यू थ्योरी को डेवलपमेंट किया। इसीलिए इन्हें न्यू एनालिटिकल अप्रोचेस भी बोला जाता है। क्लियर? अब समझ में आ गया कि पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच क्यों बोला जाता है। फ्रॉइड के काम से सेटिस्फाइड ना होकर उन्होंने अपने न्यू कंसेप्ट को, न्यू थ्योरीज को डेवलप किया, इसलिए इसे पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरी देते हैं कार्ल जूंग। कार्ल जूंग क्या कहते हैं, ये अपने एम्स और एस्पिरेशन के बेसिस पर अपनी थ्योरी को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है? इनका कहना है कि ह्यूमन बींग्स सेक्स और एग्रेशन से ही गाइड नहीं होती है, मीन्स वे उनके अपने एम्स और एस्पिरेशन है, मीन्स उनके अपने गोल्स हैं, एस्पिरेशन है, उनसे भी गाइड होती है। इसलिए इनकी थ्योरी को एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्ल जूंग की थ्योरी एम्स और एस्पिरेशन को लेकर है, इसीलिए इनकी थ्योरी को हम एनालिटिकल साइकोलॉजी कहते हैं। इनकी बेसिक अजम्पशन कहती है कि इंडिविजुअल कि पर्सनालिटी जो कंसेप्ट होती है इंडिविजुअल की, वो कंपीटिंग फोर्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पर होती है। ठीक है? कि पर्सनालिटी जो कंसेप्ट है ह्यूमन बींग्स की, उनमें कंपीटिंग फोर्स और स्ट्रक्चर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मीन्स कंपीटिंग फोर्स का यहाँ मीनिंग है कि इंडिविजुअल क्या चाहता है, उसके क्या गोल्स है, क्या एस्पिरेशन है, उसके क्या गोल्स के पीछे क्या पर्पस है। ठीक है? और स्ट्रक्चर यहाँ पे वो सिर्फ नेम बताते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब उनकी ये है कि जो ईगो, सुपर ईगो, जो फ्रॉइड के कंसेप्ट से बात आई है। ठीक है? उन्होंने अलग से डिफाइन नहीं किया, ओनली उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में बात की है कि जो भी इंडिविजुअल की कंपीटिंग फोर्स है एंड जो स्ट्रक्चर है उनमें एक बैलेंस होना चाहिए, रैदर देन कि सोसाइटी की और इंडिविजुअल की डिमांड है या इंडिविजुअल की और रियलिटी की जो डिमांड है। ठीक है? इन्होंने सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस किया है कि इंडिविजुअल का जो कंपटीशन फोर्स है और जो स्ट्रक्चर है उनमें बैलेंस होना चाहिए। क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के पर ज़्यादा फोकस करते हैं, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस मीन्स कि अनअवेयर हो आप उसके लिए। ठीक है? अनअवेयर। इनके अंदर आर्केटाइप्स होती है जिन्हें हम प्रीमोर्डियल भी कहा जाता है।
ठीक है। आर्केटाइप्स का मतलब यहाँ है, ये आर्केटाइप्स एक इंडिविजुअल एक्वायर नहीं करता है, ये इनहेरिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल गॉड का कंसेप्ट है, हमें कोई लर्न नहीं करते हैं, हम एक्वायर नहीं करते हैं, ये हमारे इनहेरिटेड होते हैं। गॉड चाहे किसी भी रिलीजन्स में हो, मिथ में हो, ड्रीम में हो, मैनकाइंड हो, आर्ट में हो, हम गॉड का कंसेप्ट हमारे अंदर से आता है। क्लियर? आ गया समझ में? तो ये कहते हैं हमारे कार्ल जुंग, ये है इनकी थ्योरी। क्लियर? सेकेंड थ्योरी आती है कैरन हॉर्ने की। ये भी फ्रॉइड के साथ काम करती थी, लेकिन ये फ्रॉइड के काम से बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इनकी थ्योरी ऑप्टिमिज्म के बेसिस पर थी। ठीक है। इनका कहना है कि ह्यूमन की जो लाइफ है वो एम्फेसाइज होती है ह्यूमन के ग्रोथ पर और उनके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर। ठीक है, कि ह्यूमन की ग्रोथ होनी चाहिए और उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है, इनके ऊपर वो बात करती है कैरन हॉर्ने। क्लियर? यहाँ तक इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था कि जो फ्रॉइड है बिल्कुल ही वीमेन को इनफीरियरिटी मानते हैं। उन्होंने सिर्फ मेल के ही कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, मेल के बारे में ज़्यादा बताया है। वीमेन को यहाँ पे उन्होंने क्या है, इनफीरियरिटी कर दिया। तो यहाँ पे इनका कंसेप्ट है कि जेंडर एट्रीब्यूशन, कि चाहे मेल हो फीमेल हो, एट्रीब्यूट हम सभी के अंदर एडमायर करते हैं, हम सभी एडमायर लेते हैं और दूसरों के थ्रू। ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, हर कोई उन्हें एडमायर करता है। क्लियर? समझ में आया? विमिंग, इनका एक कंसेप्ट वो था कि जो विमिंग अफेक्ट होती है वो सोशल और कल्चर फैक्टर पर इफेक्ट होती है rather देन के बायोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर? सोशल और कल्चर, जब वो सोसाइटी में आती है, कल्चर में आती है, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, तो उनसे वो क्या करेगी, इन्फेक्ट होगी, अफेक्ट होगी। लेकिन फ्रॉइड के थ्योरी में ओनली बायोलॉजिकल फैक्टर पर ही फोकस करते हैं। यहाँ पे कैरन हॉर्ने बात करते हैं ओनली सोशल फैक्टर और कल्चर फैक्टर पे, बायोलॉजिकल का इन्होंने कोई रोल नहीं बताया है। क्लियर? ये एक डिसऑर्डर की बात करते हैं, वो डिसऑर्डर है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। कब होता है ये? जब आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो जाते हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड टाइम पे। ठीक है, आपके पेरेंट्स के साथ अगर आपका बिहेव अच्छा नहीं है, आप डेली आपके जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो अपने पेरेंट्स को लेकर या अपने फ्रेंड्स को लेकर, उनमें अगर डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण माना जाता है अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जब पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे हैं, बार बार उन पे हर चीज़ को थोपा जा रहा है, वो एक तरह से बच्चे के अंदर बेसिक एंजाइटी प्रोड्यूस हो जाती है। ये बेसिक एंजाइटी बच्चों में इतनी हद तक बहुत ज़्यादा एंगर शो कर देते हैं जिससे वो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेकर हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते हैं, वो हेल्पलेस फील करते हैं। तो ये चीज़ें के बारे में बात करते हैं हमारे कैरन हॉर्ने कि एक विमेन जो होती है को यहाँ पर सबसे पहले रखा है उन्होंने, ये सोशल और कल्चर दोनों फैक्टर से इफेक्ट होती है रैदर देन के बायोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर? अगर बच्चे को अगर हम अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनके साथ अगर हम टाइम नहीं देंगे, रूडली हमेशा बात करेंगे, उनकी बातों को हम सुनेंगे नहीं, तो बच्चे के अंदर हॉस्टाइल प्रोड्यूस हो जाती है, वो एग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं, किसी के साथ बात करना पसंद नहीं करेंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू कैरन हॉर्ने। ये थ्योरी है कैरन हॉर्ने की। क्लियर? थर्ड थ्योरी आती है एल्फ्रेड एडलर की। ठीक है, लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट के बेसिस पर पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करते हैं।
इनकी थ्योरी का नेम है इंडिविजुअल साइकोलॉजी, इनकी थ्योरी को नेम दिया गया है। इनका कहना है कि ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है पर्पसफुल और गोल डायरेक्टेड होता है। क्लियर? हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हम एक्ट करते हैं, तो हमारा सोर्स ऑफ आर मोटिवेशन होता है हमारा गोल, क्योंकि हम गोल के लिए ही काम करते हैं। ठीक है, तो हमारे पर्सनल गोल्स के लिए हम क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनके लिए हम एक्ट करते हैं। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? इनका कहना है कि जब हम अपने गोल्स को फुलफिल करते हैं तो गोल हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी प्रोवाइड करते मीन्स जो हमारे अंदर इनएडुकेसी की फीलिंग आ रही है उसको ओवरकम करने के लिए ये गोल हमें हेल्प करती है। क्लियर? इनएडुकेसी की फीलिंग को ओवरकम करने के लिए जो गोल के लिए हम काम कर रहे हैं ये हमें हेल्प प्रोवाइड करती है कि हमारे अंदर जो फीलिंग आई है, जो गिल्ट हमारे अंदर है, उसको ओवरकम करना। क्लियर? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें कब आता है? इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अराइव तब होता है जब कोई पर्सन अपने गोल्स को लेकर सफ़र कर रहा है या उन गोल्स को लेकर उनमें इनएडुकेसी को ओवरकम ना कर पाए, तब हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को फील करते हैं। ठीक है, ये अराइज कब होता है? चाइल्डहुड के टाइम पर ये अराइज होता है और इन्हें ओवरकम करने के लिए हमें ऑप्टिमल लेवल ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझना होगा अकॉर्डिंग टू एडलर। क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? कोई भी डाउट नहीं होगा इस थ्योरी में। एक बार हम इसको समराइज करें। एडलर बात करते हैं लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट को लेकर। ये उनकी थ्योरी का नेम है इंडिविजुअल साइकोलॉजी। और हम जो भी काम करते हैं उसके लिए हमारा जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड होगा। हमारे पर्सनल गोल्स है जो हमारे सोर्स ऑफ आर मोटिवेशन है, जिसके लिए हम काम करेंगे उसके लिए हम मोटिवेट होंगे। क्लियर? गोल्स हमें इनएडुकेसी के फीलिंग या जब हमें कोई गिल्ट होता है उनको ओवरकम करने में ये हमें हेल्प देते हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमें तब अराइज होता है जब पर्सन अपनी इनएडुकेसी फीलिंग से सफ़र कर रहा हो या अपने गोल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा हो, तब हमें ये इनएडुकेसी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अराइज होता है और ये चाइल्डहुड के टाइम पर अराइज होता है। क्लियर? आया समझ में? आई होप ये तीनों थ्योरीज में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब हमारी ओनली 2 थ्योरीज रह गई है पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच के अंदर, वो हमारे अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करेंगे। इन होल कंसेप्ट को अगर हम समराइज करें तो हर एक थ्योरीज में अलग अलग व्यू पॉइंट्स दिए गए हैं जो फ्रॉइड के कंसेप्ट से डिफरेंट है। क्लियर? कार्ल जुंग बताते हैं एम्स और एक्सप्रेशन कि लाइफ में आपके गोल्स और एक्सप्रेशंस होती है, आप उनसे भी गाइड होते हो। नोट है कि आप बार बार सेक्स और एग्रेशन के बारे में बात करो, और भी चीज़ें होती है लाइफ में हमारे। कैरन होनी बात करते हैं ऑप्टिमिज्म की, ह्यूमन के जो ग्रोथ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो होता है उनसे भी आप एम्फेसाइज होते हो, राइट। और उन्होंने क्या है वीमेन को ज़्यादा यहाँ पे वीमेन को यहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा शो किया है अपनी इस थ्योरी के अंदर। वीमेन में सोशल और कल्चर फैक्टर को यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दिए है। सो एडलर का हमने अभी डिस्क्राइब किया था, इंडिविजुअल साइकोलॉजी बोला जाता है। जो भी इनएडुकेसी फीलिंग से सफ़र कर रहा है उनमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। ये इसके अगर हमने इस पर काम किया तो ऑप्टिमल लेवल पर हम पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? आया यहाँ तक समझ में? कोई भी डाउट नहीं होगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरीज के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।